देखो, लास्ट टाइम अपन ने थोड़ा सा वो उसका सैम्पल स्पेस वगैरह पढ़ा था, समष्टि पढ़ी थी, ठीक है। और लास्ट टाइम एक चीज पे छोड़ा भी था अपन ने कि अपन इसको कल देखते हैं। क्या बताया था, है? लास्ट टाइम में मतलब जब क्लास खत्म होने वाली थी ना, उस समय कहा था कि ये चीज अपन कल देखेंगे। उससे पहले अपन एक आध सरल क्वेश्चन देख लेते हैं। याद है ऐसा कुछ? हम्म? चलो कोई नहीं। देखो, आपको दो बातें तो ये तो बता दी थी ना। एक तो वो प्रतिस्थापन सहित और बिना प्रतिस्थापन के, है ना। प्रतिस्थापन सहित मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें अपने आप मतलब कभी भी जो परिणाम है ना वो बदलेंगे नहीं, यानी प्रायिकता वो बदलेगी नहीं। जबकि कुछ ऐसी होंगी जिनमें जिनमें प्रायिकता बदलेगी, है ना। जैसे आपको ताश के पत्ते वाले बताए थे, तो ताश के पत्तों में क्या था, 52 पत्ते थे। कितने थे? 52 पत्ते थे। 52 में से अगर अपन एक से ज्यादा निकाले जाते हैं, है ना, एक से ज्यादा निकाले जाते हैं तो पहले के लिए 52 के 52 रहते हैं, दूसरे के लिए 51 रह जाते हैं। आगे ना बात समझ? हाँ। अब याद आ गया लास्ट टाइम क्या छोड़ा था। आपको ये कहा था कि वापिस अपन उन समूचों में चलेंगे। किन में चलेंगे? समूचों में। जो आपको शुरू में ये समझाए थे कि एक वो बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये टोटल समष्टि क्या मान लेते हैं? समष्टि मान लेते हैं इसको। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटना ए को संतुष्ट करती हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटना बी को संतुष्ट करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यूं समझ के चलो आप कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो ये तो कल समझा दिया था कि भाई सिक्के को पासे को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं बनती हैं। तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो कुल घटनाएं हैं वो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, और फिर इसके बाद में टी टी टी। ये कुल 8 घटनाएं होती हैं, ठीक है। यानी ये सिक्के की 3 उछालों का नाम लेते ही ये 8 घटनाएं फिक्स हो गई कि भाई अधिकतम कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 8 हो सकती हैं, और वो 8 घटनाएं ये वाली होंगी, ठीक है। अब इनमें से कोई एक आपको घटना, ये दो अलग अलग घटना दे दी जाती है, जैसे एक ए कहा और एक बी का। तो ए इक्वल टू मान लो यूं कहा गया है कि प्रथम उछाल पर चित, प्रथम उछाल पर चित। तो देखो इसमें कौन कौन सी घटनाएं अनुकूल होंगी? कल प्रथम उछाल वाला किया था अपन ने, याद हो तो। पहले स्थान पर क्या होना चाहिए? चित्त, यानी एच होना चाहिए। बाकी दूसरे पर एच, दूसरे और तीसरे पर एच हो ना हो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्रथम उछाल पर अगर चित्त है तो ए के लिए अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी होंगी? एच एच एच, पहली उछाल पर चित्त है ना। इसके बाद में एच एच टी, ये भी होगा। फिर ये वाला एच टी एच, ये भी अनुकूल होगा। फिर इसमें देखो प्रथम पर पट है, इस पर भी पट है, इस पर भी पट है, और इस पर चित्त है, ठीक है। तो इसमें दोबारा लिख देंगे अपन एच टी टी। ये तो घटनाएं अनुकूल हो जाएंगी किसके लिए? ए के लिए, है ना। और बी इक्वल टू आपको कह दिया जाता है कि तथ्यतः एक चित्त, तथ्यतः एक चित्त मतलब एक ही चित्त होना चाहिए तीनों घटनाओं में, है ना। क्या होना चाहिए? एक ही चित्त होना चाहिए। तो एक चित्त होना चाहिए मतलब बी के लिए अनुकूल कौन कौन सी होंगी? देखो ये वाली टी टी एच, तो टी टी एच अनुकूल हो जाएगी। फिर टी एच टी, और फिर एच टी टी। तथ्यतः एक चित्त का मतलब चित्त की संख्या एक होनी चाहिए, है ना। तो ये तीन ही घटनाएं ऐसी हैं जिनमें चित्त की संख्या एक एक है। बाकी इसमें 0 है, इससे पहले वाले में 2 2 है, और इसमें चित्त की संख्या 3 है। समझ गया ना? अब अगर इन घटनाओं को और इसको अपन समष्टि मान के चलें तो इस तरीके से अपन दर्शाएं, जैसे कल आप लोगों ने कहा था वेन डायग्राम, है ना। तो उस वेन डायग्राम की तरह अगर दर्शाएं तो देखो कुल घटनाएं 8 है ना। 8 है मतलब तीनों की तीनों ये
4 इसमें आ रही है, 3 इसमें आ रही है, कुछ बाकी बाहर भी रह गई, है ना। इसको थोड़ा सा समझना आपको। देखो जैसे ये एच 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 है, ये सिर्फ ए में है ना, तो इसको अपन घटना नंबर 1 कह देते हैं। ये 2 3 ये वाली 4, ठीक है। और फिर इसमें कौन सी है, एच टी टी, यही वापस आ रही है 4 नंबर, इसको कह देते हैं। ये 5 और ये 6, कोई दिक्कत। तो बची हुई जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी रह गई, चलो एक बार तो यूं लिख लो। एक में ए में 1 होगी, फिर 2 भी होगी, 3 भी होगी, और 4 दोनों में है ना। ये घटना और ये घटना क्या है, दोनों में है। तो 4 यहां पर कॉमन में लिख देते हैं अपन कि यहां पर है, ठीक है। फिर 5 और 6 है वो सिर्फ बी में है, तो यहां पर 5 आ गई और यहां पर 6 आ गई। आगे बात समझ। इसके बाद में घटनाएं कितनी थी, 8। 8 में से 2 घटनाएं यहां पर बच गई, जिनमें से कौन कौन सी बच गई होंगी, एक तो एच टी एच बच गई, ठीक है, और एक टी एच एच भी बच गई। नहीं, इसमें एक रिपीट नहीं हो गई क्या, एच टी एच भी बच गई, नहीं एच टी एच आ गई एच टी एच, ये नहीं है। एक तो ये टी 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 बच गई और एक टी एच एच बच गई। तो इनको अपन घटना नंबर 6 7 और 8 कह देते हैं, है ना। तो ये 7 और 8 ना तो ए में है और ना ही बी में। पल्ले पड़ी क्या बात, हाँ ए और बी के बाहर है, लेकिन समष्टि में ये दोनों घटनाएं हैं कि नहीं, है ना। तो इन दोनों को अपन ने यहाँ पर बाहर लिख दिया, 7 यहाँ पे लिख दिया और 8 है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये घटना जो ए का अपन जिक्र कर रहे थे, ये अपने आप में एक घटना है, ठीक है। और इसमें भी आप चाहो ना तो थोड़ा सा, जैसे वो आपने एनसीआर वगैरह पूछा था ना, उसके अनुसार अपन लागू करेंगे। ये भी फिर अलग अलग घटनाओं में टूटेगी और इसको भी एक घटना मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूं कह दिया जाता है कि जैसे घटना यूं कह दी गई कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सवाल है वो यूं दे दिया गया आपको, एक सिक्के की 3 उछाल पर, एक सिक्के की 3 उछाल पर प्रथम उछाल पर चित, प्रथम उछाल पर चित या तथ्यतः एक चित होने की प्रायिकता बताओ, एक चित होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आपसे देखो प्रायिकता तो पूछी गई है सिर्फ एक ही चीज की, है ना, लेकिन इसने 2 अलग अलग घटनाओं को साथ कर दिया है। बात समझ रहे हो क्या, 2 अलग अलग घटनाओं को साथ कर दिया है। यानी यहां पर जो नॉर्मल प्रायिकता आप जो 10वीं तक की पढ़ते हो ना, 10वीं तक की उन प्रायिकताओं में कितना आता है, सवाल सिर्फ इसी चीज का होता है कि एक सिक्के की 3 उछालों पर एक चित आने की प्रायिकता बताओ, है ना। तो एक चित आने के लिए कौन कौन सी अनुकूल घटनाएं होंगी, एक चित के लिए ये वाली 3 अनुकूल हो जाएंगी, और कुल कितनी होती है 8। तो प्रायिकता अपन क्या कह देते हैं, 3/8। नहीं, लेकिन यहां पर इसने देखो प्रथम उछाल पर चित भी कहा है और साथ में तथ्यतः एक चित भी कहा है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो बीच वाला ये है, या है या फिर और है। बात आई क्या समझ में। तो ये जो जब मतलब 2 चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दें, मिलती हुई दिखाई दें मतलब या और, है ना, तो उन चीजों को अपन कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता में देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर अपने को प्रायिकता ही प्रायिकता करनी है, ठीक है। सप्रतिबंध प्रायिकता में ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं है ना, 2 या 2 से ज्यादा घटनाओं पर निर्भरता। बात समझ रहे हो, सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब ये हो गया कि जिस बात की प्रायिकता पूछी है ना, वो 2 या 2 से अलग 2 या 2 से ज्यादा हिस्से होंगे, उनको या तो एक साथ या के शब्द से जोड़ेगा या और से जोड़ देगा, है ना, या फिर एक प्रतिबंध और होता है। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 3 प्रतिबंधों से या 2 या 2 से ज्यादा घटनाओं को एक साथ मिला सकता है। याद रखना ये बात, समझ में तो भी नहीं आएगी, अभी 5-7 मिनट रुको उसके बाद समझ आ जाएगी, ठीक है। सप्रतिबंध क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा घटनाओं को जोड़ के एक साथ प्रायिकता पूछेगा, ठीक है ना।
देखो ये सारी बातें ये ध्यान में रखना। अब अपन चलते हैं वापस। जैसे सिंपल सिंपल सवाल हैं आपके कि एक पासे की उछाल पर या एक पासे को उछालने पर प्रायिकता बतानी है आपको, निम्न की प्रायिकता, निम्न की प्रायिकता। पहले में आपको कह दिया गया विषम संख्या प्राप्त होना, यह थोड़ा सा कल बताया था आपको। एक पासे को उछालने पर, है ना, पहली प्रायिकता बतानी है आपको विषम संख्या की। तो एक पासे को उछालने पर कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? 6। ठीक है, 6 में से विषम संख्या कितनी होती है? 3। तो प्रायिकता 3/6 यानी 1/2। आगे ना बात समझ में? तो इसको अपन कह देते हैं 3/6, या आप सरल करके लिख सकते हो 1/2। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जो घटना है वो आपको यूं कह दी गई कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी बताई थी ना कल आपको। हाँ बताओ, एक कैसे? दो, 3 और 5, है ना, 3 ही अभाज्य संख्या होती है, 3 ही विषम संख्या होती है और 3 ही सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वापिस कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। ठीक है ना, ये 3 घटनाएं कौन कौन सी होंगी? 2, 3 और 5। समझ गए? 3 अंक ऐसे होंगे जो अभाज्य संख्याएं। तीसरे में आपको यूं कह दे सम अभाज्य संख्याएं, कितनी होंगी? देखो अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2, 3 और 5 थी, है ना। और इसके आगे आपको कल समझाया था कि 2 के बाद में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी? विषम आएंगी। जो अभाज्य संख्या होंगी सारी विषम होंगी। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो सम अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 1। इसका मतलब सम अभाज्य संख्याओं के लिए अनुकूल घटना 1, कुल घटना 6। तो प्रायिकता 1/6। अगली बात समझ? अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। ऐसे ही मान लो थोड़ा सा, ये तो पासे वाला तो समझ में आ ही गया, एक उछाल के लिए। अब 2 बार उछाल लो, पासे को 2 बार उछालने पर, अब पासे को अगर अपन 2 बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होती हैं? हाँ, 36 घटनाएं होती हैं। अब उन 36 घटनाओं में देखो, पहला पूछ ले आपसे कि प्रथम उछाल पर या प्रथम स्थान पर विषम संख्या आना, कितनी प्रायिकता होगी? अगर पासे को एक बार की बजाय 2 बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं आपको समझ में आ गई 36 होंगी। कल समझाया था क्योंकि आपको क्या बताया था कि जितनी बार उछालेंगे उतने स्थान बनते जाएंगे, है ना। अगर 2 बार उछाले तो 2 स्थान बन जाएंगे। अब पासे के लिए अगर आप पहले स्थान पर देखते हो तो 1, 2, 3 से लेकर 6 तक के अंक आ सकते हैं। दूसरे पर भी यही कहानी रहेगी, है ना। तो दूसरे पर भी 1, 2 ऐसे ही 6 तक आ जाएंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, अब ये कुल घटनाएं तो 36 हो गई। अब ये कह रहा है कि प्रथम स्थान पर विषम संख्या आना। तो प्रथम पर अगर विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3 और 5। तो अब पहले के लिए 6 की बजाय कितने ऑप्शन बचे? 3 ही तो बचे, 1, 3 और 5, है ना। और इसने कहा क्या है कि पहले पर ही विषम आना चाहिए। अब दूसरे पर तो सम विषम कुछ भी आ सकता है। आगे बात समझ? तो दूसरे के लिए वापिस 6 हो जाएंगे। या फिर आप यूं समझ लो कि देखो, पहले पर अपन रख सकते हैं 1, 3 और 5। दूसरे पर तो कहा ही नहीं, दूसरे पर नहीं कहा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1, 1 हो सकता है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 6 घटनाएं हो गई। ऐसे ही पहले पर अगर 3 रखोगे तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो कुल ऐसे ही कितनी घटना हो जाएंगी? 18, है ना। और कुल 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 18/36।
बात समझ में आई है ना? ऐसे ही देखो ये पासों की दो उछाल का ध्यान में रखना। अपन आगे चलते हैं। आपको यूं कह दिया जाए कि अंकों का योग 8 होना, तो अंकों का योग 8 होने के लिए कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें प्राप्त अंकों का योग है ना वो 8 होगा? 3 5 5 3 2 6 6 2 4 4, नहीं तो कुल कितनी घटनाएं हुई? 5। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/36। ठीक है, और वैसे समझाया भी था आपको, मैक्सिमम 7 पे होती है, अनुकूल घटनाएं 6 होती हैं, उसके बाद में अपन एक एक वापिस कम करते जाते हैं। आगे ना बात समझ? चलो, ऐसे ही अगर आपको यूं कह दे कि कम से कम एक बार विषम संख्या, कम से कम एक बार विषम संख्या, पहले वाले में क्या था? प्रथम स्थान पर विषम संख्या थी, है ना? देखो इसमें प्रथम स्थान पर विषम संख्या थी, और अब क्या कहा गया आपको? कम से कम एक बार विषम संख्या आना। मतलब अपन कितनी बार उछाल रहे थे? हाँ, पासे को कितनी बार उछाला था? 2 बार उछाला था, है ना? और यहां पर कहा गया है कम से कम एक बार विषम संख्या आना, मतलब वो घटनाएं भी अनुकूल होंगी जिनमें एक पर विषम संख्या होगी। मतलब पहले पर विषम हो सकती है और दूसरे पर विषम हो सकती है। ठीक है, और वो घटनाएं भी अनुकूल होंगी जिसमें दोनों विषम संख्याएं होंगी। नहीं समझ रहे बात? है? देखो कुल घटनाएं कितनी थी? 36 थी। ठीक है, 36 में से अपने को इसकी प्रायिकता के लिए क्या करना है? कम से कम एक बार विषम संख्या होनी चाहिए। स्थान है अपने पास 2। ठीक है, अब अगर 2 स्थान है तो पहले पर अगर मान लो कोई विषम संख्या 1 3 और 5 हुई तो दूसरे पर अपन 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, है ना? और अगर दूसरे पर 1 3 5 हुई तो पहले पर 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? और अगर दोनों पर 1 3 5 हुए, यानी 1 1 1 3 1 5 हुए, तो दोनों पर विषम संख्या होगी, है ना? तो भी वो अनुकूल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना? देखो पहले पर 1 3 5 रखा तो इस पर तरीकों की संख्या 6 हो जाएगी, तो कितने बन गए? युग्म कौन कौन से बन जाएंगे? हाँ, इनमें थोड़ा कंफ्यूज है ना, वो हो जाएगा। देखो आप इन घटनाओं से ज्यादा पहुंच जाओगे। 18 तो ये हो गई, कुल आपको पता है 36 है ना? अब मान लो ये पहले पर 1 3 5 था, अब अगर अपन दूसरे पर 1 3 5 कर दें तो पहले पर 1 2 3 4 से लेके 6 तक, है ना? अब फिर से कितनी हो गई? 18, है ना? और 18 पहले आई थी, तो 18 और 18 तो 36 तो यही हो गई। वो घटनाएं तो बच गई जिनमें दोनों बार विषम संख्याएं आती हैं। समझ रहे हो क्या बात है? देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया अपन ने, मतलब अपन खुद ही हो गए, इसने तो कुछ नहीं किया। इसको यूं समझ के देखो, इसने क्या कहा है? कम से कम एक बार विषम संख्या होनी चाहिए, तो मतलब कुल 36 घटनाओं में, यानी यूं समझ के देखो कि ये टोटल 36 घटनाएं हैं, है ना? ये टोटल हो गई 36 घटनाएं, और इसमें ये कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या होनी चाहिए, है ना? तो अगर घटना को अपन ए मान लेते हैं तो इस हिस्से में वो संख्या आ जाएंगी जिनमें कम से कम एक बार विषम संख्या होगी, तो इसके बाहर वाले इस हिस्से में वो संख्याएं आएंगी जिनमें एक बार भी विषम नहीं होगी, एक बार भी विषम नहीं होगी। पल्ले पड़ रही है क्या बात? हाँ, नहीं सम और विषम नहीं, इसमें कम से कम एक बार विषम है। मतलब अगर 1,2 कहा आपने तो 1 और 2 में से एक विषम है ना? तो ये गोले के अंदर है, ठीक है? और अगर इसमें आपने यूं कहा कि 3,5 है तो 3,5 में क्या दोनों विषम है, तो कम से कम एक बार विषम है कि नहीं? तो ये भी गोले के अंदर है। गोले के बाहर वो हैं जिनमें एक बार भी विषम संख्या नहीं है। जैसे मान लो आपने यूं कह दिया 2,4, तो 2 भी सम है और 4 भी क्या है? सम है। दोनों सम है कि नहीं? तो 2,4 है वो गोले के बाहर है। बात समझ में आई? तो अपने को उल्टा उल्टा है ना वो पता करते हैं अपन। अपने को पता है टोटल तो कितनी है? 36 है ना? अब इन 36 में से बाहर जो संख्याएं होंगी, यानी जो अनुकूल नहीं है,
वो संख्याएं हैं जिनमें एक बार भी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, मतलब दोनों बार क्या है, सम संख्या। स्थान वापिस वही वही के वही है। अब सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2, 4 और 6। तो यहां पर भी 2, 4 और 6, इसके भी 3 तरीके और इसके भी 3, तो कुल कितने तरीके हो गए, 9। 9 तरीके हो गए जिसमें क्या है, एक बार भी विषम संख्या नहीं है, यानी दोनों बार क्या है, सम संख्या है। अब अगर इस 36 में से अपन इस 9 को घटा देते हैं तो फिर ये वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे, जिनमें कम से कम एक बार क्या होगी, विषम संख्या, जिनमें कम से कम एक बार क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो 36 कुल है, 9 ये है, तो बच गई कितनी, 27, है ना। तो 27 घटनाएं हो गई वो जिनमें कम से कम एक बार क्या है, विषम संख्या है, और कुल हो गई 36। अगर अपन इसको 9 से काट दे तो ये 3/4 हो जाएगा। पल्ले पड़ी क्या बात है? तो ध्यान ये रखना, यहां से इस घटना को समझाने का यही मतलब था कि ये 2 बार में तो चलो अपन जो थोड़ी देर पहले तरीका अपना रहे थे ना कि एक पर विषम है एक पर सम है ना, तो उस वाले तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये 3 बार 4 बार 5 बार अगर पासे को उछाल दिया जाता है तो फिर ये घटनाओं की संख्या आसानी से पता नहीं होती। ठीक है, यानी इसी सवाल को अपन यूं लेके चले कि जैसे 2 बार उछाला था तो 36 घटनाओं में आसानी से निकाल लिया था इनको, है ना। अगर अपन पासे को मान लो 3 बार उछाल लेते हैं, है ना, और 3 बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी थी, कितनी थी, 216 घटनाएं थी। ठीक है, और यही इसी का जिक्र है ना, वो अपन दोबारा यहां करते हैं कि पासे की 3 उछाल पर कम से कम एक बार विषम ही रखें या पलट के सम कर दूं, चलो कम से कम एक बार सम संख्या आना, उल्टा हो जाएगा, आप ध्यान रख लेना, बस इतना ही है। कम से कम एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, समझ गए। देखो कुल आपको क्या बताया था, अब यहां पर घटनाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इस तरीके से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीधा ही पता करेंगे अपन, भाई 3 बार उछाल रहे हैं तो 3 स्थान होंगे। ठीक है, 3 स्थान होंगे, मतलब पहले पर 6, दूसरे पर भी 6, तीसरे पर भी 6। अभी बात समझ। अब इसके बाद में 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 216। आगे बात समझ। अब 216 में कम से कम एक बार सम संख्या आना, कम से कम एक बार सम संख्या आना, इसका मतलब अगर इस तरीके से अपन बना के देखेंगे तो गोले के अंदर तो वो संख्याएं रहेंगी जिनमें कम से कम एक बार सम संख्या होगी, और गोले के बाहर वो रहेंगी जिनमें एक बार भी सम संख्या नहीं होगी। आगे बात समझ। एक बार भी सम संख्या नहीं होंगी, तीनों के तीनों बार क्या होंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, तो अपन बाहर वाली पता कर लेते हैं कितनी है। तो बाहर वाली कितनी है, मतलब अगर इस पर भी विषम संख्याएं होंगी तो 3, इस पर भी विषम संख्याएं होंगी तो 3, और इस पर भी 3, तो तीनों बार विषम संख्या आने की कुल कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, 216 कुल है ना। तो इन 27 को अगर अपन 216 में से घटा देंगे तो वो घटनाएं बचेंगी जिनमें कम से कम एक बार सम संख्या होगी। समझ में आई क्या बात। और ये कितनी बच जाएंगी, 189 आ जाएंगी क्या, तो 189 बच जाएंगी, और बट्टा में वापस 216। ठीक है, तो 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार सम संख्या आने के लिए 189/216। पल्ले बड़ी बात है। हाँ, तीनों स्थान पर भी सम हो सकता है, एक पर सम हो सकता है, 2 पर सम हो सकता है, तीनों पर सम हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास 3 अलग अलग संभावनाएं रह गई ना। यानी पहले तो अपन ये पता करें कि प्रथम स्थान पर सम होगी, है ना। पहले तो यानी इसके लिए अगर थोड़ा सा उल्टा चले ना तो ये काफी लंबा मुद्दा हो जाता है। जैसे प्रथम स्थान पर सम, फिर दूसरे पर सम, फिर तीसरे पर सम। ठीक है, ये 3 घटनाएं तो सिर्फ वही हुई हैं जिनमें क्या होगा, एक ही सम संख्या होगी, एक ही क्या होगी, सम संख्या होगी। प्लस इसमें 2 सम संख्याओं वाले स्थान और लेके चलते हैं, तो पहले और दूसरे पर सम संख्या हो सकती है, दूसरे और तीसरे पर हो सकती है, पहले और
तीसरे पर हो सकती है, तो 3 वो तरीके और निकलते हैं, और फिर तीनों बार सम संख्या होना तो काफी लंबा मुद्दा हो जाता है। इसकी बजाय जस्ट अपन इसका उल्टा चलते हैं, है ना, कि भाई ये पूरी समष्टि है, इसमें कम से कम एक बार आने वाली सम संख्याएं, तो बाहर कौन सी बच जाएंगी? वो संख्या बच जाएंगी जिनमें एक बार भी सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर सम नहीं होंगी तो संख्याएं कौन सी होंगी? विषम, और विषम वालों का पता करके अपन सम पूरे में से घटा देते हैं। पहले पड़ी बात। चलो, तो ये तो बेसिकली थोड़ा सा जो आपका पासा है, पासे और सिक्के के आधार पे हो ही जाएंगे, है ना। कुछ समष्टियां देखो और आती हैं जिनमें यूं लागू किया जाता है कि जैसे एक साल जानते हो ना आप, वर्ष से, ठीक है, वर्ष हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक लीप ईयर। ठीक है, तो एक तो होता है सामान्य यानी ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से समझ सकते हैं अपन, है ना। यानी वो कारण होता है ना आपके जीके का कि भाई ये हर चौथी साल में फरवरी में दिनों की संख्या 29 क्यों होती है ना, तो वो लीप वर्ष होने के कारण होती है। ठीक है ना। चलो, अब इनसे देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, और एक नई चीज है ना प्रायिकता में, वो भी आपको सीखने को मिलेगी। देखो 365 दिनों के अगर अपन सप्ताह बनाते हैं तो 52 सप्ताह बनते हैं, और प्लस एक दिन होता है। ठीक है, और अगर 366 के आप वापिस सप्ताह बनाते हो तो वापिस वही 52 सप्ताह प्लस में 2 दिन होते हैं। आगे बात समझो, है ना। सवाल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, कैसे कि एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, और यहीं पर इसी को वापस यूं पूछ लिया जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये मान लो, और दूसरा एक सामान्य वर्ष में 53 की जगह 52 सोमवार। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन होगा भाई। 52 सोमवार, तो 52 अगर सप्ताह हैं तो 52 सोमवार तो पक्के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए? एक, नहीं नहीं, थोड़ा सा सोच विचार करो, समझाना तो है अभी, इतना आसानी से थोड़ी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो दिमाग पे है ना जोर डालने वाले होते हैं, सोचने विचारने वाले होते हैं। चलो देखो, पहले तो 53 वाला समझ के देखो। ठीक है, 53 वाले के लिए प्रायिकता की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रायिकता तो वापस वही आएगी जैसे शुरुआत में आपको समझाया था, अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना, है ना। अनुकूल बात बाद की है, पहले ये तो देखें अपन की कुल घटनाएं कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखो आपको दोनों ही घटनाओं में, सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में, दोनों ही घटनाओं में बता दिया कि 52 सप्ताह तो पक्के होंगे। क्या होंगे? 52 सप्ताह तो पक्के होंगे। तो 52 सप्ताह अगर पक्के होंगे तो एक सप्ताह में आने वाले 7 दिन 52 बार तो रिपीट होंगे ही होंगे। अब बच गया कौन सा? लास्ट का एक दिन, लास्ट का एक दिन बच गया। अब वो एक दिन क्या क्या हो सकता है सामान्य वर्ष के लिए? सामान्य वर्ष में वो एक दिन यूं ही तो हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और वापिस से ये 7 दिन ही तो हो सकते हैं, है ना। अगर 52 सप्ताह हो गए और एक दिन बचा हुआ है तो वो एक दिन इन 7 में से कोई एक दिन हो सकता है। ठीक है, और 52 पक्के होंगे ही होंगे, नहीं। देखो, अब अगर 52 पक्के होंगे और बचा हुआ एक दिन इन 7 में से कोई होगा, तो 53वां दिन जो पूछा गया है, जैसे मान लो 53 सोमवार होने के लिए पूछा है, तो वो बचा हुआ एक दिन अगर सोमवार हुआ तो 53 सोमवार होंगे कि नहीं होंगे?
बचा हुआ एक दिन है, अगर वो इनमें से कोई एक हो सकता है, अगर वो उस दिन सोमवार हुआ तो फिर 53 सोमवार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये सोमवार कितनी जगह पे आ रहा है? एक पर। और कुल कितनी जगह है? 7, है ना। तो ये 53 सोमवार होने के लिए एक घटना अनुकूल है और कुल घटना है 7। बात समझ में आई, है ना। ऐसे ही समझ के देखना, वापिस इसी साल के लिए पूछा था कि एक सामान्य वर्ष में 52 सोमवार, 53 की बजाय कितने बताए थे? 52 सोमवार बताए थे। तो 52 सोमवार तब होंगे जब 53वां नहीं होगा। यानी अगर जो एक दिन शेष बचा है वो दिन संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से अगर कोई हुआ, इसका मतलब 53वां सोमवार नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। कितने रह जाएंगे? 52 के 52 ही रह जाएंगे। ठीक है। तो ये 53वां ना होना और 52 होना, दोनों घटनाएं सेम नहीं है क्या? ओपोजिट है ना। प्रायिकता की यही चीज यहां पर सीखने लायक है। और यहां से एक नई चीज है ना, वो आपको और भी सीखने को मिलती है कि प्रायिकता में ज्यादातर घटनाओं का घटित होना और घटित नहीं होना, दोनों चीजें पूछी जाती है। घटना का घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की, दोनों प्रायिकता पूछी जाती है। लेकिन यही एक सवाल ऐसा है जिसमें नहीं का नाम नहीं आता और उसके बावजूद भी ना होने की प्रायिकता पूछता है। बात समझ में आई क्या? यही एक सवाल ऐसा है जिसमें घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पूछता है, लेकिन नहीं शब्द है ना, वो काम में नहीं लेता, है ना। यानी अगर मैं इसी बात को यूं कह दूं कि इसने कहा है सामान्य वर्ष में 52 सोमवार होना, अगर मैं यूं कह दूं कि 53 सोमवार नहीं होना, तो भी तो सेम ही बात है। अगर 53वां सोमवार नहीं होगा, इसका मतलब कितने सोमवार होंगे? 52 ही तो होंगे, है ना। इस नहीं वाले पे गौर करेंगे अपन, वापिस दोबारा सीखेंगे, थोड़ा सा याद रखना इसको। तो देखो, 52 सोमवार तभी होंगे जब 53वां सोमवार नहीं होगा। तो सोमवार कितने में नहीं है? 6 में। 6 में नहीं है और कुल कितनी है? 7। ठीक है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/7। तो 52 होने की प्रायिकता 6/7 और 53 होने की प्रायिकता 1/7। वहीं पर अगर इन दोनों को एक लीप वर्ष में देखा जाए, जैसे एक लीप वर्ष के लिए या एक लीप वर्ष में 53 रविवार मान लो, ठीक है, और लीप वर्ष में ही 52 रविवार मान लो, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, लीप वर्ष में कितने दिन बचेंगे? 8 कैसे बचेंगे? नहीं, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन बचता है, तो वो एक दिन इनमें से कोई एक दिन हो सकता है ना। जबकि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन बचते हैं, और ये 2 दिन सप्ताह के लगातार आने वाले 2 दिनों में से कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, है ना। यानी लीप वर्ष के लिए, ये जो सामान्य वर्ष के लिए आपने 7 स्थितियां बनाई थी ना, यही स्थितियां एक लीप वर्ष के लिए यूं बदल जाती हैं कि हो सकता है वो दोनों दिन संडे मंडे हों, नहीं, संडे और मंडे हो सकते हैं, है ना। फिर वही 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, फिर हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फिर फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, बस। सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं। आई ना बात समझ में? सारे दिन लगातार देखो, पिछले सप्ताह का सैटरडे होता है, वो उसके बाद में क्या आता है? अगले सप्ताह का संडे, है ना। तो इसमें सैटरडे और संडे लगातार कहाँ है? तो बचे हुए 2 दिन वो आ सकते हैं ना, है ना। तो इस प्रकार ये घटनाएं वो बनती हैं जिसमें बचे हुए 2 दिन आ सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके हो गए भाई? कुल 7, ठीक है। इस बार 53 रविवार होना, मतलब वो घटनाएं जिनमें रविवार आ रहा है, तभी तो 53वां रविवार आएगा, क्योंकि 52 सप्ताह तो है ही पहले से, तो 52 रविवार तो पक्के हो ही गए, ठीक है। 53वां रविवार तब आएगा जब इन घटनाओं में संडे होगा। संडे होगा तभी तो रविवार बनेगा 53वां। तो कितने में आ रहा है? इसमें है और इसमें है, 2 में है, और कुल घटनाएं कितनी है? 7 है। तो प्रायिकता 53 रविवार की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। जबकि 52 रविवार होने की
5/7, है ना। ये 2 तो आ ही गए पहले वाले में, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 52 रविवार होने के लिए प्रायिकता होगी 5/7, समझ गए। देखो अभी अभी आपको कहा था कि यही एक घटना ऐसी है जिसमें घटना के घटित होने का और नहीं होने का नहीं के शब्द को प्रयोग किए बिना पूछा जाता है, ठीक है। अब उस पर अपन नहीं का उपयोग करके बढ़िया से सीख लेते हैं कि भाई घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना दोनों ही चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। देखो एक आप सामान्य सी घटना है ना वो लेके चलो, जैसे एक सिक्के की 2 उछाल से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। एक सिक्के की 2 उछाल, तो 2 उछाल होंगी, इसका मतलब घटनाएं कौन कौन सी बनेंगी। एक सिक्के की अगर 2 उछाल होंगी तो कौन कौन सी घटनाएं बनेंगी, यानी समष्टि में कुल घटनाएं कौन कौन सी होंगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। बात आई समझ में। अब इसमें अगर अपन कोई एक घटना यूं कह देते हैं कि उछालों पर ए बराबर, मान लिया आपने दोनों चित प्रकट होने की घटना, दोनों चित प्रकट होने की घटना, ठीक है। तो ए के लिए अनुकूल कितनी होंगी, हाँ दोनों चित प्रकट होने की जो घटना है उसके लिए अनुकूल कितनी होंगी, एक ही तो होगी, एक ही तो होगी, है ना। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, ठीक है। देखो ए नोट को यूं लिखा जाता है, बार लिख सकते हैं मतलब यूं सीधी लाइन खींच के, या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है ए डेस, है ना। डेस का मतलब भी क्या होता है, नहीं होना होता है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ वो है कौन सा, कि दोनों चित नहीं प्रकट होना। बताइए समझ, हाँ भाई ए बार या ए डेस, अगर ए का मतलब ये है ना तो ए बार का मतलब ये है ना, कि दोनों चित प्रकट नहीं होना या दोनों चित नहीं प्रकट होना, ठीक है। तो कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें दोनों चित नहीं है, नहीं है 3, हाँ नहीं होना मतलब दोनों चित नहीं होने चाहिए, हाँ फिर 3 घटनाएं हैं, एक चित हो चलेगा, है ना, लेकिन दोनों चित नहीं होने चाहिए। तो दोनों चित होने की घटना 1, तो दोनों चित नहीं होने की घटनाएं 3, है ना, तो बची हुई सारी आ गई, है ना। तो इस प्रकार घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4, ठीक है। यहां से एक बात आपको और सीखनी है देखो, और वो ये सीखनी है कि जरूरी नहीं है कि घटना आप यही लेके चलो। किसी भी समष्टि में अगर आपको कोई घटना ए दी गई है जिसकी प्रायिकता को अपन यूं लिख सकते हैं पी ए, यानी ए की प्रायिकता, ठीक है, और प्लस ए नहीं की प्रायिकता, मतलब इसको यूं लिख सकते हैं घटना ए की घटित होने की प्रायिकता प्लस ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। इन दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है, याद रख लेना ये बात, है ना। आप समष्टि में कोई भी है ना मनमर्जी से कोई भी घटना रख के देख लो, है ना, ये संबंध उसमें जरूर लागू होगा उसके घटित होने की घटना और घटित ना होने की घटना में, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां से इसको अपन एक तरीके में काम में लेना चाहें, यानी इस पर सवाल पूछा जाए, तो सवाल यूं भी बन सकता है, पक्षांतरण कर दें तो ए की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1 नहीं की प्रायिकता। गणित में याद होगा ना कि लेफ्ट एलएचएस में से अगर अपन आगे भेजते हैं तो प्लस वाली चीज आगे जाके माइनस हो जाती है
है ना। तो अगर इसका पक्षांतरण अपन आगे की तरफ कर देते हैं तो 1 माइनस पी ए नोट हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे ही आप इसका पक्षांतरण कर दोगे तो ये यूं हो जाएगा क्या कि पी ए नोट इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये आपकी जो बेसिक प्रायिकता है ना, उसमें दो एक बातें हो रही हैं, फिर बेसिक प्रायिकता वो खत्म है, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ेंगे, समझ जाओगे। पक्का दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पूछ लूं क्या एक, जैसे मान लो आपको यूं कह दिया गया कि घटना ए की प्रायिकता घटना ए की प्रायिकता 0.998 है, ठीक है। घटना ए की प्रायिकता कितनी है? 0.998 है। तो ए के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ जरा फटाफट, आसान सा है। ए के घटित होने की प्रायिकता 0.998 है, तो ए के घटित ना होने की प्रायिकता 0.002। ये वाला लागू करके देखो ना भाई, ए के घटित होने की प्रायिकता दी गई है, मतलब इसकी प्रायिकता दी गई है, तो ना होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अपन एक में से घटा देंगे। अब एक में से अगर 0.998 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी पी ए नोट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस से 0.998, तो ये आ जाएगा 0.002। बात समझ में आई? कर सकते हो ना? चलो एक छोटा सा आपसे और पूछूं मैं, आसान सा, अगर आप लागू कर सको तो ठीक है। पहले मेरे को ये बताओ, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, हाँ नहीं, रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रीथ, है ना। और आप 2D में किसका जानते हो? 2D में और कौन से का एरिया का फॉर्मूला जानते हो? सर्किल का पाई आर स्क्वायर नहीं जानते है? देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि एक रेक्टेंगल यानी आयत दिया गया आपको ऐसे, है ना। और इस आयत में एक मतलब इसकी लंबाई है वो 3 मीटर है और चौड़ाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। इस पर एक पहले से एक डायग्राम और बना हुआ है, ऐसे वर्त बना हुआ है, और इस वर्त का जो व्यास है ना, डायमीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है। एक टेबल पर ऐसी आकृति बनी हुई है। अब एक पासा फेंका जाता है, ठीक है। अब पासे पर नंबर कुछ भी आए, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन पासे पर नंबर आने के सवाल कर रहे थे, है ना। अब इस बार पासे पर आने वाले नंबर से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि फेंके गए पासे को वर्त में गिरने की प्रायिकता बतानी है। फेंके गए पासे का वर्त में गिरने की प्रायिकता बतानी है, हाँ। तो वर्त में गिरना मतलब अनुकूल भाग कौन सा होगा? वर्त का, है ना। और कुल भाग कौन सा है? आयत का, है ना। तो जो प्रायिकता है वो क्या होगी? वर्त का क्षेत्रफल, क्या होगी? वर्त का क्षेत्रफल बट्टा में आयत का क्षेत्रफल, ये लो। तो वर्त का क्षेत्रफल अपन क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर ना। तो इसको यूं लिख देते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, कितनी हो जाएगी त्रिज्या यहाँ पे? 1/2। वर्त का व्यास बताया ना, डायमीटर बताया आपको 1 मीटर, तो व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 1/2 गुणा 1/2 बट्टा में आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3 गुणा 2। 2 से इसको काट देते हैं, ऊपर तो बच गया 11, है ना। ये 7, 2, 3 और 2 ये सारे बट्टा में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये मान बच जाएगा आपका 11/7
7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, 7 दूनी 14 है 42 दूनी 84, तो ये मान हो जाएगा आपका 11/84। ये अपन प्रायिकता का सूत्र क्या काम में लेते हैं? बटा कुल, है ना। तो अनुकूल तब होगा ना जब पासा इस भाग में गिरेगा, है ना। और ये बना हुआ कहां पर है? आयत में। तो कुल कौन सा हो गया? आयत का। तो इसलिए बट्टा में क्या आ गया? अटेगा क्यों? नहीं, अंदर समाहित है, लेकिन जो पासा गिरने की जो प्रायिकता पूछी गई है ना, वो वर्त के अंदर ही तो पूछी गई है ना। इसका मतलब यही तो अनुकूल होगा, तभी तो घटना घटित होगी, है ना। तो ये अपन घटाएंगे क्यों? ये घटाते तब जब वर्त के बाहर गिरना होता, वर्त के बाहर पासे को बाहर गिरना होता ना, तब जाके अपन क्या करते? वर्त वाले क्षेत्रफल को हटाते। क्षेत्रमिति भी है आपके सिलेबस में, है ना। ये चीज है ना, ये भी बड़े काम की है कि ये सूत्र कब लागू होगा, कब कौन से को घटाएंगे, कब कौन से को जोड़ेंगे। समझ गए ना। अगर इसी सवाल को बदल के वो यूं कह देता कि वर्त के बाहर गिरने की प्रायिकता बताओ, वर्त के बाहर, तो वर्त के अंदर गिरना मतलब वर्त का क्षेत्रफल अनुकूल क्षेत्रफल था, वर्त के बाहर गिरना मतलब ये वाला क्षेत्रफल अनुकूल होता फिर, है ना। अब अगर ये ज्ञात करते तो देखो ऐसी आकृति का तो अपने पास कोई सूत्र ही नहीं है, तो अपन क्या करते? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते और उसमें से वर्त वाले को घटा देते। आगे क्या बात समझ? यानी वर्त के बाहर गिरने की प्रायिकता होती ना, वर्त के बाहर पासे के गिरने की प्रायिकता, ठीक है। तब ये यूं हो जाता कि पहले आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 6 माइनस वर्त का क्षेत्रफल कितना आया था? 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2, और बट्टा में वापिस कुल किसका है? आयत का। तो वापिस कितना आ जाता? 3 गुणा 2। ठीक है, इसको हल कर लेते। या फिर देखो अपन यूं भी कर देते कि जैसे ये वर्त के अंदर गिरने की प्रायिकता है, अपने को प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? वर्त के बाहर की। तो ये वर्त के बाहर होना मतलब यूं भी तो कह सकते हैं वर्त के अंदर न गिरना, ये वाला लागू कर सकते हैं, एक माइनस में ये। ठीक है, तो यही जो मान है ये आपका वापिस 1 माइनस 11/84 आ जाता। तो हल करते तो 84 माइनस से 11/84, तो 84 में से 11 घटा देते 73, तो 73/84 इसकी प्रायिकता हो जाती। समझ में आई बात? कर सकते हो ना। ये वो बड़ा हो ही गया, नोट की बताई थी आपको। ठीक है, ध्यान ये रखना प्रायिकता में। अब अपन आते हैं शुरुआत में वापिस, जो शुरू में आपको समझाया था ना, देखो यहां पर जिसमें समष्टि लेके चले थे वो अपन, समुच्चय वाली, ये वाली, है ना। इस पर आते हैं अपन वापिस। अब देखो कुछ इस तरीके से मान लो कि ये पूरी समष्टि है जिसमें घटनाएं जो हैं वो आपको यूं दी गई हैं 1 2 3 डैश डैश करके 10 तक। ठीक है, यानी 10 तक के अंक मान लेते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यूं मान लो 15 तक कर लो इसको। ठीक है, तो समष्टि में कुल घटनाएं कितनी हो गई? 15 हो गई। कोई घटना ए दी गई है आपको और ए में ये वाले अंक हैं, कौन कौन से? 4 5 7 और 12। ठीक है, तो ए के लिए अनुकूल कौन कौन से हो गए? सॉरी, अनुकूल कितने हो गए? 4, 4 ही अंक तो है। और बी में मान लो यूं कर दिया गया ऐसे, ये घटना बना दी गई बी। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ गए? 5 6 7 9 और 10। अभी बात समझ। अब अगर आपसे एक ही प्रायिकता पूछे तो सिंपल सा अपन यूं कह सकते हैं 4/15, क्योंकि कुल कितने हैं? 4 हैं।
कुल 15 हैं, अनुकूल 4 है, ठीक है, अनुकूल 4 हैं, कुल कितने हैं 15 है। वैसे ही अगर अपन बी के लिए देखें तो अनुकूल 5 और कुल 15, मतलब 5/15 हो जाएंगे, नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें एक गणना और आती है जिसको यूं कह दिया जाए कि ये तो ए और बी की प्रायिकता आ गई। अगर आपको यूं कह दे कि ए या बी की प्रायिकता, ए या बी की प्रायिकता, तब ए या बी की प्रायिकता पूछ ले, मतलब घटना ए घटित हो या घटना बी घटित हो, तो दोनों ए और बी को एक साथ मिला दिया ना। ए को अनुकूल अलग देखा तो 4 घटनाएं आ गई, बी को अलग से देखा तो 5 घटनाएं आ गई। अब ए या बी मिला दिया गया है ना, 5 और 7 को, तो कितनी आ जाएगी 7/15। समझ में आया कैसे? हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, यही सीखने वाली बात है। नहीं 7/15 ही आएगा, 5/15 ना वो नहीं आएगा। देखो ए या बी है ना, आपको थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में बताया था ना, इधर की तरफ ए मतलब वो प्रथम उछाल प्रचित होना या ऐसे कुछ बताया था ना, ये देखो या यहां समझाया था ना, कहा था आपको कि इस शब्द पर निर्भर करेगा ये शब्द क्या दिया गया है, ठीक है ना। अब या होने का और इसके या की जगह और क्या हो सकता है, ये दोनों है ना, समझ के देखो। या का मतलब होता है आपका इंग्लिश में जो और होता है ना, वो एक करना होता है, वो और होता है ना, है ना। अब अच्छा उस और का मतलब बताओ जरा क्या होता है। हाँ, दोनों में से एक है, नहीं दोनों में से एक नहीं, ये कुछ इस तरीके से है। एक यही जो या है ना, इसकी जगह एक शब्द और भी आता है, हिंदी में आता है ए और बी, ठीक है, और इंग्लिश में इस और का मतलब होता है एंड, ठीक है। ये जो और एंड अपन ने लिखा है ना, ये लॉजिक गणनाएं होती हैं। क्या होती हैं? लॉजिक, तार्किक गणनाएं होती हैं, जो आप रीजनिंग सीखते हो ना उस वाली। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो ये कहा जाता है कि आपके पास एक फोटो आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोटो आईडी होनी चाहिए। अब फोटो आईडी में आपको क्या कह दिया जाता है? आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। अब तीनों में क्या लगा हुआ होता है? या लगा हुआ होता है। अगर आपके पास तीनों है तो क्या पेपर में नहीं बैठने देगा? है? और आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि प्रश्न में क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन में आता है बीच में और लगा हुआ होता है कि दोनों में से एक करना है, क्यों दोनों नहीं कर सकते? तो फिर है नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब तो सही से समझ में आना चाहिए ना। एक जगह अपन यूं समझ लेते हैं कि दोनों में से एक है, और फिर वही चीज आगे चल के है ना, अगर यहां पर यूं समझ लेंगे दोनों में से एक है ना, तो फिर कौन से को मानो? 4 को मानो या 5 को मानो या 10 को, है ना। और प्रायिकता वही समझ के देखें तो पहले के लिए 4/15 है, दूसरे के लिए 5/15 है। नहीं समझ में आई बात? कुछ इसको इस तरीके से समझ के देखो कि जैसे मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, ऐसे कोई फिलामेंट है यूं लगा हुआ है, और इसमें जो करंट की लाइन है ना, वो 2 लाइन जोड़ी गई है ऐसे। मान लो ये अपनी जोधपुर की तरफ से आ रही है, ठीक है, और ये आ रही है अजमेर वाली लाइन, ठीक है। अब दोनों में से अगर एक में लाइट होगी, यानी एक वितरण अगर वो लाइट भेजेगा तो बल्ब जलेगा, और दोनों में होगी तो भी जलेगा, है कि नहीं। तो ये वही वाली बात है, यहां पर जो और है ना, उसका मतलब यही है। समझ गए ना, कि दोनों में अगर लाइट है तो भी जलेगा, यानी अगर कोई अंक या कोई घटना दोनों में है तो भी शामिल है ना, और अगर एक में है तो भी शामिल है, ठीक है। तो यहां पर यूं देखो
कि ए या बी का मतलब क्या क्या हो जाएगा, 4 दोनों में है क्या, नहीं है, एक में तो है, एक में है तो 4 आ जाएगा, फिर 5 दोनों में है तो 1 बार आ जाएगा, फिर 6 एक में है तो फिर 1 बार आ जाएगा, 7 दोनों में है तो 1 बार आ जाएगा, फिर 9 एक में है तो 1 बार आ जाएगा, 10 एक में है तो 1 बार आ जाएगा, और 12 एक में है तो 1 बार आ जाएगा। गिन के देखो कितनी घटनाएं हुई, 7। ठीक है, इसको आप एक आपके मैथमेटिक्स का टॉपिक है ना एलसीएम, उससे भी जोड़ सकते हो। दो संख्याओं का अपन एलसीएम याद करते हैं ना, जैसे मान लो आपने 12 और 15 का एलसीएम याद किया है ना, तो कैसे याद करते हैं अपन, इसके गुणनखंड करते हैं है ना। गुणनखंड कैसे होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसमें कैसे होगा 3 गुणा 5, यही तो भाज्य गुणनखंड होंगे। अब देखो 3 दोनों में है ना, तो दोनों का एलसीएम लिखोगे ना, तो ये किस इस तरीके से आएगा कि 3 तो आ जाएगा एक बार, दोनों में है ना, 5 भी एक में है, और ये 2 दो बार है ना, एक में ही है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। शामिल सबको करना है लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं, बस वही वाली कहानी यहां पर लागू करनी है ना, शामिल सबको करना है लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं, समझ गए। तो अब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 दिए 60, तो जो इसका लघुत्तम या एलसीएम है वो 60 हो जाएगा, है ना। ये मतलब होता है आपका किसका, और का, है ना। एंड जो है इसका मतलब ये होता है दोनों में होना चाहिए, यानी अगर ए और बी की प्रायिकता पूछता ना आपसे, ए और बी की प्रायिकता, ठीक है, तो ए और बी की प्रायिकता में क्या होता कि सिर्फ वही अंक अनुकूल माने जाते या वही घटनाएं अनुकूल मानी जाती जो दोनों में है। पहले में 5 है, दूसरे में 5 है, पहले में 7 है, दूसरे में 7 है, अन्य कोई घटना कॉमन नहीं है, तो कितनी घटनाएं कॉमन हुई, 2, है ना। तो ए और बी की प्रायिकता होती तो वो 2/15 होती, ठीक है। और इस एंड है ना, इसको अपन जोड़ सकते हैं HCF से, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर भाई ए और बी मतलब वो घटनाएं जिनमें ए भी घटित होती है और बी भी घटित होती है, दोनों घटित होती हैं, है ना। जबकि ए या बी का मतलब यह है कि कोई अगर अंक दिया गया या कोई घटना है तो उसमें अगर ए घटित हो रही है तो भी अनुकूल है, बी घटित हो रही है तो भी अनुकूल है, और दोनों घटित हो रही है तो भी अनुकूल है। बात आई समझ में। तो और जो है उसमें वो दोनों में होना चाहिए, तो ए और बी दोनों कितनी घटनाओं में घटित हो रही हैं, एक तो 5 में, एक 7 में, तो अनुकूल कितनी हुई, 2 ही तो हुई, और कुल कितनी है 15, तो ए और बी की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/15 हो गई, ठीक है। जबकि ए या बी की प्रायिकता में 7/15, 9/15 इसमें तो आएगा नहीं, नहीं 9/15 वो अंकों की संख्या पर निर्भर करेगा ना, अगर इनकी संख्याओं को अपन आगे कम ज्यादा कर देते हैं तो ये प्रायिकता वापस बदल जाती है। जैसे मान लो कि इस 9 को उठा के आप 8 को उठा के ना यहां ले आओ, कहां पर बताया, दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये वाली प्रायिकता ना ए या बी, ये भी बदल जाएगी, ठीक है। और ये वाली प्रायिकता ना कहां गई, ये ए और बी, ये प्रायिकता भी बदल जाएगी, ठीक है। कैसे बदल जाएगी, देखो 8 को अपन ने यहां पर रखा है तो ये ए में भी गिना जाएगा और बी में भी गिना जाएगा, मतलब ये यहां पर भी आ जाएगा 8 और यहां पर भी आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो ए के लिए अनुकूल कितने हो गए 5, तो प्रायिकता कितनी हो गई 5/15, और अगर इसमें देखेंगे तो 6/15, ठीक है। अब ए या बी में देखेंगे तो एक 8 और शामिल हो जाएगा, यहां पे नहीं होगा, दोनों में 8 आ रहा है ना, तो एक 8 है और शामिल हो जाएगा, तो 8 और शामिल हो जाएगा, तो पहले प्रायिकता कितनी थी 7/15, अब 8/15 हो जाएगी। ऐसे ही आप एक अंक और मिला लो, एक अंक और मिला लेंगे तो 9/15 आ जाएगी, समझ रहे हो ना। जैसे 8 को एक और बढ़ाया तो 7 की बजाय 8 होगी, अब 14 को बढ़ा के मान लो यहां ले आओ तो अब एक अंक और शामिल हो जाएगा, एक अंक और शामिल होगा तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 8वें को यहां लेके आए तो इसमें अनुकूल 2 होने की बजाय कितनी हो जाएंगी, 8 इसमें भी आ गया, 8 इसमें भी आ गया, तो ए और बी में क्या होगा, अनुकूल 2 की बजाय 3 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/15 हो जाएगी, समझ गए।
तो इस तरीके से ये प्रायिकता है, ये प्रभावित होती रहती है। ठीक है, इसकी तो खींच लो।